नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्पीच असेसमेंट की। अगर हमें अपने बारे में कोई भी थेरेपी या सेशंस लेने हो एक थेरेपिस्ट से, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारी स्थिति कहाँ है। उसके लिए हमें करवानी पड़ेगी असेसमेंट। तो स्पीच में करानी पड़ती है हमें स्पीच असेसमेंट, जिसके लिए आज हमारे साथ हैं स्पीच थेरेपिस्ट अजय सर। नमस्कार दोस्तों। और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा। वेलकम करता हूं हमारे चैनल है ब्यूटीफुल माइंड क्लिनिक में। स्पीच असेसमेंट में जो तो पहले पॉइंट्स हैं वो तो बड़े कॉमन होते हैं किसी भी मेडिकल हिस्ट्री में। पहला पॉइंट होता है डेमोग्राफिक प्रोफाइल, मतलब मरीज के बारे में उसका नाम जानना, उसकी उम्र जानना और बाकी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करना। उसके बाद आता है मेडिकल हिस्ट्री की, कब वो पैदा हुआ था, फिर चलना कब शुरू किया, उसने बैठना कब शुरू किया और उस तरह से। उसके बाद तीसरा जो इम्पोर्टेंट जब असेसमेंट स्टार्ट हो जाती है, जो अजय सर हमें करके भी दिखाएंगे, तो सबसे पहला पॉइंट आता है स्पीच डेवलपमेंट माइलस्टोन्स, जिसके बारे में सर से मैं जानना चाहूँगा कि सर ये स्पीच डेवलपमेंट माइलस्टोन्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं स्पीच डेवलपमेंट माइलस्टोन के बारे में। इसमें 7 पॉइंट होते हैं। सबसे पहला आता है वोकलाइजेशन, दूसरा आता है बैबलिंग, तीसरा आता है फर्स्ट वर्ड, चौथा आता है टू वर्ड, पांचवा आता है सिंपल सेंटेंस, छठवां आता है बिग सेंटेंस, सातवां आता है कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, अजय सर ने हमें बताया कि 7 पॉइंट्स होते हैं। अब हम अजय सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हर पॉइंट का हमें एग्जाम्पल दें ताकि हम बेहतर समझ पाएँ। जैसे सबसे पहला पॉइंट था वोकलाइजेशन। तो अजय सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि वोकलाइजेशन में बच्चे की उम्र क्या होती है और वो क्या करता है जो कि नॉर्मल होता है, या फिर अगर वो नहीं कर पाता है तो पेरेंट्स को कब ये है ज़रूरत कि वो किसी स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे वोकलाइजेशन की। वोकलाइजेशन में क्या होता है, जब बच्चा 2 से 4 महीने का होता है तो वो कुछ साउंड्स प्रोड्यूस करता रहता है, कुछ साउंड्स निकालता है। जैसे अगर कमरे में उसकी मम्मा आई तो उसने देखा तो कुछ भी कुछ भी ऐसी साउंड्स उसके मुंह से निकलती रहती हैं। मम्मी को देखता है तो उसे लगता है कि मम्मा मुझे गोद ले ले। अगर नहीं लेती तो वो रोना सा स्टार्ट कर देता है या कुछ भी। दूसरी चीज़, बच्चे को अगर सूसू हो गई है, गीला है, तो वो रो के ही मम्मा को एक्सप्रेस करेगा कि मतलब मम्मा समझ जाएगी रो रहा है तो कोई दिक्कत है। या उसको भूख लगी है तो फिर वो रोएगा, मम्मा देखेगी। इसका मतलब ये सारी चीज़ें अगर बच्चा करता है तो बच्चा आपका एकदम से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चीज़ अगर नहीं कर रहा है तो हो सकता है आगे चल के हमें किसी प्रोफेशनल की सलाह लेनी पड़े। तो अजय सर, अगला पॉइंट है बैबलिंग। तो वो कितने महीने के बच्चों में होती है और बैबलिंग में आप क्या हमें बताएंगे कि बच्चे क्या करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं बैबलिंग की। जब बच्चा 4 से 7 महीने का होता है, उस टाइम पे बच्चा जब लेटा हुआ होता है तो कुछ ना कुछ साउंड्स निकाल रहा होता है। मम, ददनन, आउ, ये इस तरीके की साउंड, बैबलिंग साउंड वो निकाल रहा होता है। अगर ये साउंड्स बच्चा निकाल रहा है तो बच्चा एकदम से ठीक है। और अगर ये चीज़ नहीं कर रहा है तो हो सकता है हमें आने वाले टाइम में किसी प्रोफेशनल की सलाह लेनी पड़े। तो सर, अगला जो पॉइंट आपने बताया था वो है फर्स्ट वर्ड। तो कौन से पहले शब्द होते हैं जो बच्चा बोलता है और किस उम्र में ये होता है। लगभग 1 साल की उम्र में बच्चा माँ को देख के मामा, पापा को देख के पापा, या दादी को देख के दा, इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें बच्चा 1 साल में बोलने लगता है। अगर ये सारा कुछ करता है तो बच्चा ठीक है, और अगर ये नहीं कर पाता है तो हमें किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि 1 साल की उम्र तक जो है बच्चा वोकलाइजेशन, बैबलिंग और एक शब्द बोलने लगता है। अगर वोकलाइजेशन में भी देरी हो गई है और बैबलिंग में भी देरी हो गई है तो ऑफ कोर्स वो साल भर की उम्र तक एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर 1 साल तक स्पीच डेवलप नहीं होती है तो हमें और डिले नहीं करना चाहिए, और एक स्पीच थेरेपिस्ट को या अपने नज़दीकी जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है उससे राय ज़रूर लेनी चाहिए। अब हम बात करेंगे सर से कि जैसे कि सर ने हमें बताया था कि फर्स्ट वर्ड के बाद 2 वर्ड्स बच्चा बोलता है, तो वो क्या 2 शब्द होते हैं अक्सर जो माँ बाप सुनते हैं। 18 महीने का होते होते बच्चा लगभग छोटे छोटे 2 शब्द बोलने लगता है। जैसे मम्मा पानी, पापा दे दो, नानी खाना, ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चा बोल लेता है तो बच्चा ठीक है, नॉर्मल है। अगर ये चीज़ें नहीं कर पाता है, नहीं बोल पाता है,
तो हमें बच्चे को किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। दोस्तों 1.5 साल के होते होते जो है वो बच्चा अपनी नीड्स के बारे में या अपने इमोशंस के बारे में एक्सप्रेस करना सीख जाता है कि मेरे पास आ जाओ या चले जाओ, या वो सारी चीज़ें जो हैं 2 शब्दों में बता पाता है। अब अगला जो पॉइंट आएगा वो है सेंटेंस बनाना। तो सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं सर जो हम असेस करते हैं? 2 साल का बच्चा लगभग 2-3 छोटे छोटे शब्दों को मिला के सिंपल सेंटेंस बोल लेता है। जैसे ये मेरी कार है, मुझे पानी दे दो, मुझे एप्पल दे दो, मुझे खाना खाना है, मुझे टीवी देखना है। अगर ये सारी चीज़ें कर लेता है तो बच्चा एकदम से ठीक है, नॉर्मल है। तो दोस्तों हमने देखा कि 2 साल की उम्र तक आते आते बच्चे अपनी नीड को बहुत ही अच्छे ढंग से बता सकते हैं। तो अगला जो पॉइंट आता है वो है बिग सेंटेंसेस, जिसके एग्जाम्पल के थ्रू हम जानेंगे अजय सर से। 3 से 4 साल की उम्र में बच्चा बड़े बड़े सेंटेंस भी बोल लेता है। जैसे मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, पापा मुझे पार्क में जाना है, बैट बॉल खेलना है। ये सारी चीज़ें बच्चा कर लेता है तो बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आखिरी पॉइंट है जो 7वें नंबर पे आता है वो है कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे कि कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस किन को कहते हैं। दोस्तों 5 साल की उम्र के बच्चों की पूरी स्पीच डेवलप हो जाती है, वो हर तरीके से बात कर सकते हैं और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस भी बोल पाते हैं। जैसे बच्चे का अगर कल बर्थडे है तो पापा को बोलता है, पापा कल मेरा बर्थडे है, मुझे स्पाइडरमैन का केक चाहिए। या अपने दोस्तों के साथ मैच खेल रहा है तो अपने दोस्त को बोलेगा, अमित अभी तेरी बैटिंग थी, अब मेरी बैटिंग है, मुझे दे, अब तू भाग के नहीं जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि बात शुरू होती है वोकलाइजेशन से, बैबलिंग से, एक शब्द बोलना, 2 शब्द बोलना, सिंपल सेंटेंस बोलना, बिग सेंटेंस बोलना और कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बोलना। मतलब बच्चा जो है वो लगभग अपनी पूरी बात को बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है और अपने दोस्तों को धमका भी पा रहा है कि अगर तूने बैटिंग ले ली है तो मेरी बैटिंग दिए बिना तू जा नहीं सकता। तो अगर ये सारे माइलस्टोन्स नॉर्मल हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी भी माइलस्टोन में आपको लगता है कि जो चीज़ 2 से 4 महीने में आनी चाहिए थी वो 4 से 6 महीने में आ रही है, जो चीज़ 1-2 साल में आनी चाहिए थी वो 2-3 साल में आ रही है, और 5 साल की उम्र तक आते आते भी बच्चे की स्पीच डेवलप नहीं हुई है, तो ये रेड फ्लैग साइंस हैं। हमें अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए या हमें अपने स्पीच थेरेपिस्ट को दिखाना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि अगला पॉइंट जो स्पीच असेसमेंट में किया जाता है असेस, वो है वेजिटेटिव स्किल्स। तो अजय सर से हम जानेंगे कि वेजिटेटिव स्किल्स क्या होती हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं वेजिटेटिव स्किल्स के बारे में। सबसे पहले आता है लार, उसके बाद आता है चूसना, उसके बाद आता है फूकना, उसके बाद आता है चबाना, उसके बाद आता है थूकना, फिर आता है निगलना। तो हम सबसे पहले लेंगे लार। जो बच्चा जब चबाता है कुछ या खाता है, उस टाइम पे खाना खाते समय या बच्चे की जो लार गिरती है, नॉर्मल जो बच्चे की उम्र होती है 1.5 से 2 साल तक उसकी लार गिरना बंद हो जाती है। उसके बाद आता है चूसना। बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है, जन्म के कुछ टाइम बाद ही मदर का दूध पी सकता है, पी लेता है आराम से। उसके बाद आता है फूकना। जैसे जैसे बच्चे की उम्र और बढ़ती है तो वो फिर फूकना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद बच्चा जैसे और बड़ा हुआ, धीरे धीरे फिर वो हम छोटे छोटे बाइट्स खाने के बच्चे को बना के देते हैं तो बच्चा चबा के खाता है। उसके बाद आता है निगलना, कि जब आप बच्चे को खाना खिलाते हैं तो उसको चबा के अच्छे से निगल पाता है, अंदर ले पाता है या नहीं। उसके बाद आता है थूकना, कि बच्चा थूक पाता है या थूक को अंदर ही निगल लेता है। तो दोस्तों हमने देखा वेजिटेटिव स्किल्स के बारे में। वेजिटेटिव स्किल्स में एक जो इंटरेस्टिंग स्किल लगती है वो मुझे लगती है थूकना, क्योंकि बच्चे जब दूसरों को तंग करना चाहते हैं तो भी वो एक दूसरे पे थूक देते हैं और काफ़ी लोग चिढ़ जाते हैं। बट ये भी एक स्किल है जो समय के साथ आती है। जब बच्चा छोटा होता है, अगर उसको जुकाम होता है तो वो अपना जो बलगम है या जो उसमें मुंह में जो भी इकट्ठा होता है वो सारा वो अंदर निकल जाता है बजाय बाहर थूकने के। तो अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है ओरल पेरिफेरल एग्जामिनेशन। तो ओरल पेरिफेरल एग्जामिनेशन के बारे में हम जानेंगे अजय सर से। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ओरल पेरिफेरल एग्जामिनेशन में क्या होता है। सबसे पहले इसमें आता है होठ, उसके बाद जीभ, दांत, सॉफ्ट तालू, हार्ड तालू और जबड़ा। तो हम देखेंगे कि जो होठ हैं वो सही से हैं, कहीं उनमें कट तो नहीं लगा हुआ है, और अगर ठीक हैं तो सही से काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद आती है जीभ,
कि जीभ कहीं मोटी तो नहीं है या पतली तो नहीं है या नीचे जुड़ी हुई ज़्यादा तो नहीं है। और अगर ये ठीक है, कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है, तो सही से काम कर रही है, मूवमेंट कर रही है लेफ़्ट राइट या नहीं। उसके बाद आता है हमारे दांत। उम्र के हिसाब से बच्चे के दांत जो हैं सही से आए हैं सारे दांत या नहीं, और अगर आए हैं तो छोटे बड़े तो नहीं हैं या और कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद आता है कठोर तालू, जिसको हम बोलते हैं हार्ड पैलेट, यहाँ पे होता है। इसमें कोई कट तो नहीं लगा है या पतला या मोटा, ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो सही से काम कर रहा है। उसके बाद आता है सॉफ्ट तालू, जो कि यहाँ पे होता है, तो उसमें कोई कट तो नहीं है या उसकी सतह उभरी हुई तो नहीं है, मोटी तो नहीं है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आए। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर सही है तो कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें। उसके बाद आता है हमारा जबड़ा, जो ये पूरा ये सही से इस तरीके से प्रॉपर काम कर पाता है या नहीं। अगर ये सही है, काम सही से कर पाता है, तो हम बोलने में हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, वो अच्छे से बात कर पाती हैं। तो दोस्तों, ओरल पेरिफेरल एग्जामिनेशन में हमने बहुत अच्छे से समझा कि लिप्स जो हैं, दांत हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट है, टंग है और जॉ है, इसकी वजह से ये सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, तभी हम ठीक से बात कर पाएंगे। अगर इनमें कोई भी इशू है तो हो सकता है कि डिफरेंट प्रोफेशनल्स की आपको ज़रूरत पड़े अपार्ट फ्रॉम स्पीच थेरेपिस्ट। तो जो अगला पॉइंट आता है दोस्तों, वो है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कि बच्चा अपनी बात को कैसे रखता है। उसमें दो शब्द आते हैं, कॉम्प्रीहेंशन और दूसरा आता है एक्सप्रेशन। कॉम्प्रीहेंशन मतलब बात को समझना और एक्सप्रेशन मतलब अपनी बात को कह पाना। तो अजय सर से हम समझना चाहेंगे कि कॉम्प्रीहेंशन और एक्सप्रेशन में एक्चुअली बच्चे क्या करते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि बच्चा अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाता है और दूसरों की बातों को समझ पाता है या नहीं। जैसे अगर बच्चे को चोट लग गई है तो बच्चा आके मम्मी से या पापा से बोलेगा, मुझे चोट लग गई है, दर्द हो रहा है। और अगर मम्मी या पापा ने बोला कि बेटा जाओ वहाँ से एक गिलास पानी लेके आओ, तो वो एक गिलास पानी लेके आया। इसका मतलब अगर ये बच्चे ने किया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, मोड ऑफ कम्युनिकेशन के बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है फोनोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन। तो अजय सर से हम जानेंगे कि फोनोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीज़ें वो असेस करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं स्वर, आ ई उ ए। उसके बाद आते हैं व्यंजन, का खा गा घा। या स्वर और व्यंजनों को मिला के जो शब्द बनते हैं, जैसे मच्छर, पत्ती, पत्ता, मस्त, ये सारी चीज़ें अच्छे से कर पाता है या नहीं। तो दोस्तों, हमने देखा कि फोनोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है और अगला पॉइंट होता है वॉइस की असेसमेंट। तो हम जानेंगे अजय सर से कि वॉइस की असेसमेंट में वो क्या क्या जांच करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं वॉइस में सबसे पहले आती है पिच, उसके बाद आती है लाउडनेस, उसके बाद क्वालिटी। तो पहले हम देखेंगे पिच। एक होती है हाई पिच, एक होती है मिड पिच, उसके बाद आती है लो पिच। सबसे पहले हम बात करेंगे लो पिच की, जैसे आप कहाँ हो। उसके बाद बात करेंगे मिड पिच की, आप क्या कर रहे हो। उसके बाद बात करेंगे हाई पिच की, आप कैसे हो। ये हो गई हमारी पिच। इसके बाद आएगी लाउडनेस, कि जो बात करते हैं वो हम बहुत धीरे बोलते हैं या सही बोलते हैं या बहुत तेज़ बोलते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम स्लो बोलना, कैसे हो आप। उसके बाद लेंगे नॉर्मल बोलना, आप कैसे हो। उसके बाद आएगी लाउड बोलना, आप क्या कर रहे हो। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्वालिटी की। तो क्वालिटी में जो नॉर्मल बोलते हैं, जैसे आप कहाँ जा रहे हो। और अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो दोस्तों, हमने देखा कि वॉइस में हमने चेक किया पिच को, लाउडनेस को और क्वालिटी को। उसके बाद अगला जो वर्ड आता है वो है सेंसरी एबिलिटी। सेंसरी का मतलब है अपने किसी चीज़ को महसूस करना। उसके लिए हमारी इंद्रियां होती हैं, जैसे आंखों से दिखता है और कानों से सुनाई देता है। तो उसी तरह सेंसरी एबिलिटी में हमें टेस्ट करना पड़ता है हेयरिंग का और टेस्ट करना पड़ता है विजन का, आँखों का। तो हम अजय सर से जानेंगे कि हेयरिंग टेस्ट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, या हमें आंखों का टेस्ट कराने की क्यों ज़रूरत पड़ सकती है एक बच्चे में जिसकी हम स्पीच असेसमेंट कर रहे हैं। ओवर टू अजय सर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं हियरिंग, कि बच्चे को कोई सुनाई की दिक्कत तो नहीं है,
क्योंकि जब तक बच्चा अच्छे से सुनेगा ही नहीं वो कैसे बोल पाएगा। तो बच्चे को हम ऑडियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं ताकि उसकी हियरिंग की जांच हो सके। उसके बाद आता है विजन। तो जब तक बच्चा अच्छे से नहीं देख पाएगा तो वो उसको कैसे पढ़ेगा और कैसे बोलेगा। तो हम उसको आँखों के डॉक्टर के पास भेजते हैं ताकि उसकी आँखों की जांच हो सके। तो दोस्तों आज हमने देखा कि स्पीच असेसमेंट में सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल की, मतलब हम पेशेंट का नाम जानते हैं, उसकी उम्र जानते हैं, पेरेंट्स से हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद उसकी मेडिकल हिस्ट्री होती है कि कब वो पैदा हुआ था, कब उसने बात करनी शुरू की थी। फिर अगला पॉइंट आता है स्पीच माइलस्टोन, जिसमें वोकलाइजेशन, बैबलिंग, 1 वर्ड, 2 वर्ड, सिंपल सेंटेंस, बिग सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात होती है। फिर आती हैं उसकी वेजिटेटिव स्किल्स, जिसमें लार टपकना, चूसना, थूकना या निगलना, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। फिर आता है ओरल पेरिफेरल एग्जामिनेशन, जिसमें लिप्स की बनावट कैसी है, टंग कैसी है, दांत कैसे हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट कैसा है, जॉ कैसा है, ये देखा जाता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि मोड ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, कि बच्चा क्या अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, क्या दूसरों की बात समझ के उस पर कमांड को फॉलो कर पाता है कि नहीं। फिर उसके बाद हमने देखा कि फोनोलॉजिकल कॉन्फ़िगरेशन कैसी रहती है, स्वर या व्यंजन, उनका मिलान कैसा रहता है, और उसके बाद बच्चा उसको कैसे बोल पाता है, जैसे मच्छर या इस तरह के जो वर्ड्स थे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है वॉइस में उसकी पिच, उसकी लाउडनेस, उसकी क्वालिटी, और आखिरी में आता है साउंड सेंसरी एबिलिटी। सेंसरी का मतलब होता है इंद्रियां, मतलब सुन पाना और आंखों से देख पाना। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी चीज़ को सुन ही नहीं पा रहे तो आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे, तो आप बोल भी नहीं पाएंगे। उसी तरह अगर आप किसी को देख नहीं पाएंगे किसी चीज़ को, तो आप उसको पढ़ नहीं पाएंगे, तो उसको बोल नहीं पाएंगे। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा स्पीच असेसमेंट के लिए आया है लेकिन उसे किसी आई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत हो या उसे ऑडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत हो। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आजकल दोस्तों वो ये है कि टाइम आ गया है हमें डिजिटल होने का, या ऑनलाइन पे जाने का, या वीडियो कॉल्स का। तो उसी तरह लॉकडाउन की वजह से काफ़ी सारे जो पेशेंट्स हैं जो क्लिनिक पे आना चाहते थे, और अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगले 4-6 महीने तक जो बच्चे छोटे हैं वो हो सकता है स्कूल जाएं ही ना, तो उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम है कि वो इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। और कई जगह स्पेशलिस्ट जो है वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होता, उनकी जो शहर है या जगह है। तो उसमें ये फ़ायदा हो सकता है कि ऑनलाइन भी जो है वो स्पीच असेसमेंट भी हो सकती है, ओटी असेसमेंट भी हो सकती है, स्पेशल एजुकेशन असेसमेंट भी हो सकती है। और बच्चों के पास और पेरेंट्स के पास ये गोल्डन टाइम है, क्योंकि इन असेसमेंट्स की बस एक ही ड्रॉबैक होता है, वो ये होता है कि इसमें पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है। अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व कर देते हैं तो हो जाते हैं तो ये बहुत ही बढ़िया हो जाता है, क्योंकि पेरेंट्स को को-थेरेपिस्ट का रोल प्ले करना पड़ता है, खासकर अगर बच्चे छोटे हों। अगर बच्चे बड़े हों तो स्पीच में बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसे 10 साल या उससे ज़्यादा बड़ा बच्चा है तो उसकी असेसमेंट करनी हो तो उसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स तो इसमें से मिस आउट ही हो जाएंगे, क्योंकि वो नॉर्मल होंगे, तो वो अपने आप आराम से कर पाएगा। और असेसमेंट ही नहीं, उसके बाद वो सेशंस भी ले पाएगा। तो ये जो टाइम है ये बहुत ही बढ़िया टाइम है, क्योंकि अगले 4-6 महीने में वो थेरेपी भी ले सकता है, सेशंस भी ले सकता है, और उसके बाद वो बदलाव के साथ अपने स्कूल में जाए और कॉन्फिडेंट फील करे कि जो वो काम पहले नहीं कर पाता था स्पीच में अब वो कर सकता है, और बाकी थेरेपीज के साथ भी ये पॉसिबल है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।